हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद भारत को 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि आज़ादी मिली थी। लेकिन आज़ादी के साथ देश की जनता को देश के विभाजन का सामना करना पड़ा। जैसे आपको सभी पता है, आज़ादी मिलने के बाद भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस भाषण को क्या कहते हैं? भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट, या इंग्लिश में ट्रस्टी विद डेस्टिनी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो MCQ आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। भाग्यवधु से चिर प्रतिच्छेद भेंट या ट्रस्टी विद डेस्टिनी कहते हैं, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई के समय 2 बातें पर सबकी सहमति थी कि पहला नंबर 1, आज़ादी के बाद देश के शासन व्यवस्था कैसे होगा, वो लोकतांत्रिक पद्धति से चला जाएगा। नंबर 2, समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य किया जाएगा। सरकार जो है किसके लिए? समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी, ठीक है। नए राष्ट्र निर्माण चुनौतियाँ, जैसे कि भारत पहले एक गुलाम देश था जिस पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। जब भारत को आज़ादी मिली तो वहाँ ना अपना सरकार था, ना कुछ व्यवस्थाएं थी, भगदड़ मची हुई थी, विभाजन का त्रासदी भारत झेल रहा था। तो इन सभी के चलते भारत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। हम एक एक करके जानते हैं कि कौन सी चुनौतियाँ थी। नंबर 1 की बात करते हैं, एकता एवं अखंडता की चुनौती, कि भारत कैसे एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग था भारत का, इसमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, तो इसको एक जुटता बनाए रखना सबसे मुश्किल चुनौती थी। ये देखते क्या था इसमें। भारत अपने आकार विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करना चुनौती का कारण था। यही चुनौती थी क्योंकि पता है कि एक दूसरे समुदाय के कारण ही दूसरे समुदाय से एक देश का जन्म हुआ। मुसलमान जो सारे मुस्लिम थे वो उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। तो इसी बीच में एक चुनौती थी कि इतने अभी भी भारत में बहुत से धर्म संस्कृति अलग, अभी भी मुसलमान है, सारे तो नहीं चले गए, है ना, कुछ मुसलमान गए कुछ नहीं गए। तो यही था कि कैसे इसको एकता बनाए रखा जाए, ठीक है। नंबर 2 चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया, ठीक है। सभी नागरिक, जितने भारत में जो नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार है और मौलिक अधिकार उनको प्राप्त है, ठीक है। नंबर 3 पर चलते हैं, समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास क्या होता है? ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का। अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से, ठीक है। समझ आ रहा? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय के विशेष सुरक्षा, जो वंचित तबके हैं, ठीक है, जिसपे विकास नहीं पहुंचा है, जो वंचित हैं सभी चीज़ों से, या धार्मिक सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक लोग, कम लोग हैं, उनकी धार्मिक संस्कृति की सुरक्षा, सामुदायिक विशेष जो सुरक्षा होती है, जैसे कि मतलब आरक्षण वगैरह बात, मतलब जो सांस्कृतिक रूप से हैं, कमज़ोर हैं या अल्पसंख्यक, उनको एक विशेष सुरक्षा दिया जाएगा, ठीक है। भारत विभाजन, विस्थापन और परिणाम। मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया गया कि भारत तो किसी एक कौम का नहीं, अपितु हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। भारत का विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, जहाँ पे जिस धर्म के लोग हैं, या हिंदू के मुस्लिम तो हिंदुस्तान, मुस्लिम के तो पाकिस्तान, जिससे कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। जैसे कि नंबर 1, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, एक
पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी पूर्वी पाकिस्तान। इसके मध्य भारतीय भूभाग का विस्तार होगा। मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। जो मुस्लिम जो प्रत्येक सभी नहीं जाना चाहते थे। मतलब बहुत से भारत में वैसे मुसलमान भी थे जो कि पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, है ना, तो राजी नहीं थे। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, तो ये राष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, वो भी सख्त खिलाफ थे पाकिस्तान के। तीसरा पॉइंट देखते हैं तो ब्रिटिश इंडिया ने मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर जिले या उससे निचले स्तर पर प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। चौथा पॉइंट है, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ, इसीलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक जो थे बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। वह कल भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के। इनको पता ही नहीं था जो यहाँ रहते थे कि जो बहुल संख्यक, जहाँ मुस्लिम बोल सकते, हिंदू को जहाँ हिंदू बोल सकते, मुस्लिम को पता नहीं था कि भाई हम कौन से देश में हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये सब तो हो गया, फिर विभाजन से समस्या क्या उत्पन्न हुआ। ये तो नहीं था ना कि दो चार लोग थे, चलो भाई दो चार लोग कर दो इधर उधर उधर, बन जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, काम बन जाएगा। नहीं, बहुत से लोग थे, तो विभाजन की समस्या अपने को देखने को मिलती। क्या था, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यक विस्थापन भी होगा। विभाजन के पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। हिंदू ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदू को मारा। महिलाओं के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, बलात्कार, किडनैपिंग, महिलाओं को, बहुत से महिलाओं तो खुद से जान दे दिया, या बहुत से महिलाओं की इज्जत बचाने के चक्कर में उनके जो परिवार वाले थे, उनके सदस्य थे, उनको महिलाओं को मार दिया गया। बहुत बुरा परिस्थिति था, खासकर महिलाओं के तबके के साथ। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक और गैर मुस्लिम लोग को अपना घर बार, जमीन जायदाद छोड़कर अपनी अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भारत आना पड़ा। और इसी प्रकार कुछ पाकिस्तान में जो मुस्लिम थे उनको भी यही करना पड़ा, अपनी जमीन जायदाद घर बार छोड़ के आना पड़ा। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। आज़ादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों का पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। शरणार्थियों के लिए सर्वप्रथम पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। पुनर्वास मंत्रालय का निर्माण किया गया, बनाया गया कि उनके व्यवस्थित किया जाए, उन्हें जमीन दिया जाए, उनको देखभाल की जाए। शरणार्थी संग्रह बनाया गया जहाँ पे सभी लोग आए थे या रह रहे थे। ठीक है, एक समस्या थी ये। दूसरी समस्या देखते हैं, मतलब भारत उस समय लगभग 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था। 565 में, जिसे एक अखंड भारत बनाने में ये समस्या थी। तो इसी संदर्भ में रजवाड़े के विलय किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश प्रांत में, एक ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, और एक दूसरा जो था देसी रियासतें। इन रियासत संख्या 565 थी। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने देसी रियासतें, तो 565 थी। ठीक है जी। देसी जो रियासतें थे, रियासतों के शासक को मनाने समझाने में सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे उस समय के, ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, अगर वो नहीं होते सरदार पटेल, तो शायद भारत जो आपको अखंड भारत इतने बड़े दिखता तो शायद नहीं दिखने को मिलता।
उन्होंने बड़े अपने सूझबूझ समझदारी से, अपनी काबिलियत से सभी को भारत में मिलाने के कार्य किया। ठीक है, इनके अहम योगदान को भारतवर्ष कभी नहीं भूलने वाला। सरकार के दृष्टिकोण, अधिकतर रजवाड़े जो थे ने लोगों अधिकतर रजवाड़े के जो लोग थे वो भारत संघ में शामिल होना चाहते थे। ठीक है, भारत सरकार कुछ इलाकों को थोड़ी स्वतंत्रता देने की तैयार थी, मतलब जो शासन प्रशासन चल रहा था, मतलब ऐसा बोलते तुम भारत संघ में शामिल हो जाओ, तुम अपने वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्वतंत्रता कुछ देने की तैयार थे राजाओं को। विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण थे। अगर शायद वो अगर भारत में शामिल नहीं होते जितने रजवाड़े थे तो अखंडता पे एकता अखंडता हो नहीं पाती, सब अपना अलग अलग देश बना के रह लेते। तो ये क्वेश्चन था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और इसे सहमति पत्र था। ठीक है, इस सहमति पत्र को जो था विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, विलय पत्र को क्या कहा जाता था, या सहमति पत्र को क्या कहा जाता था, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता था। ठीक है, चले आगे। परंतु कुछ 565 में से कुछ ऐसे रजवाड़े भी थे जो कि भारतीय संघ में शामिल होने को राजी नहीं थे। नंबर 1 जूनागढ़, नंबर 2 हैदराबाद, तीसरे पर जम्मू कश्मीर, मणिपुर। ये रियासतें बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा भारत में मिलाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ा। नंबर 1 पर बात करते हैं हम हैदराबाद की। ये हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद को जो हैदराबाद शासक थे उनके शासक को निज़ाम कहा जाता था। हैदराबाद भारत में मिलने को तैयार नहीं था। वो एक स्वतंत्र चाहता था, अगर फिर बात नहीं हुई तो पाकिस्तान से साथ मिलने को तैयार हो गया था। लेकिन हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी, वो चाहकर भी नहीं मिल सकता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया। यथास्थिति क्या होता है? यथास्थिति क्या है? मतलब ये था कि 29 नवंबर 1947 शुरू हुआ था, 1 वर्ष के लिए था कि मतलब हमें कुछ वक्त ही समय दे दो, अभी जैसे चल रहा है वैसे चल रहा दो, हम करते हैं कुछ काम। ठीक है, सरदार पटेल ने कहा अभी इधर के भी लोग मतलब और भी कुछ देसी रियासतें हैं उनको मिलाना है, तो टाइम मिल गया था हमें, कौन से हमें भी तो बाद में तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने 1 साल का समय दे दिया। तो इसके बीच इसने क्या किया, हैदराबादी निज़ाम ने कुछ रजाकार वहाँ होते कहते हैं सैनिक मान सकते हैं आप, उसकी ओर से हैदराबाद निज़ाम की ओर से उसे जो रजाकारों ने भारतीय जो हैदराबाद जनता थी उसका बहुत शोषण किया, बहुत दबा के शोषण किया। परंतु हैदराबाद जनता जो थी ना वो भारत में रहना चाहती थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये बड़ा हो गया क्या खतरनाक, मतलब एक ये बाकी फिर स्टेट में आने जो मणिपुर वगैरह हो गया ये सब कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जब रजाकारों द्वारा नागरिक का शोषण किया जा रहा था ना, तो फिर सरदार पटेल ने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चालू किया। ऑपरेशन पोलो, ठीक है, पोलो ये चालू किया। ये कब चालू किया? 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 को। ठीक, 13 सितंबर से 1948 तक, 13 से 17 सितंबर 1948 को हुआ, जिसके तहत भारतीय सरकार ने अपनी सेना भेजी वहाँ पे। 4 दिन में मतलब ये ख़त्म हो गया और भारत में फिर एक भारत सभी को इलेक्शन छोटा सा हुआ कि मतलब आप बाहर जाना तो पाकिस्तान में, तो सभी लोगों ने भारत में जाने की वो मंशा जताई और ये निज़ाम अपना पाकिस्तान भाग गया। ठीक है, इस तरह हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ठीक है, हैदराबाद शासक निज़ाम क्या चाहता, तो उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 1 साल की इतिहास बहाल करने की समझौता किया। कम्युनिस्ट पार्टी और
और हैदराबाद से कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों और महिलाओं ने निज़ाम के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निज़ाम ने अर्धसैनिक बल यानी कि रजाकार, मैंने जो बता दिया आपको, लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार हैदराबाद भारतीय संघ में विलय हो गया।